हींअर असां हिकु इंतिहाई दिलचस्प ऐं चइजे त जे मुल्क में रहूं पिया उन जे हवाले सां सेंसिटिव हमेशह रहियो आहे इशू त पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी हिन तब्दील थींदड़ दुनिया में ऐं उन जो असां ते जेको बि असरु आहे इम्पैक्ट आहे उन जे बारे में असां वटि ॿ ज़बरदस्त पैनलिस्ट आहिनि। साईं जमील अहमद ख़ान अक़वाम मुतहदा में पाकिस्तान जे सफ़ारती वफ़द जी नुमाइंदगी कंदो रहियो ऐं इन खां अलावा 5 मुल्कनि में पाकिस्तान जी सफ़ारती नुमाइंदगी कई अथई। ऐं मैडम हुमा बकाइया इंटरनेशनल रिलेशन IBA में पढ़ाए थी। ऐं ॿिया महिमान जेके पैनलिस्ट अचणा हुआ किन मजबूरनि जे करे असां सां शरीक न थी सघिया आहिनि। उमेदु आहे त ॾाढी हिकिड़ी सुठी ऐं दिलचस्प, छाकाणि जेके हींअर बैन अवी हालतूं आहिनि उन्हनि खे सम्झण जे लाइ असांखे मैडम बकाई या जमील अहमद ख़ान जी हिकिड़ी रहनुमाई मुयसरु आहे। जमील साहब मैं आपसे शुरू करूँगा कि एक तो हम बड़े हुए बाइपोलर वर्ल्ड में 2 पावर सेंटर्स थे, सोवियत यूनियन और अमेरिका, और कोल्ड वार, उसके बाद 90s से ऑनवर्ड फिर बताया गया कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई है। अभी पिछले 8-10 सालों के अंदर चाइना एज ए इमर्जिंग पावर और साउथ चाइना सी के ऊपर वहाँ पे एक मामला चल रहे थे कि यही समझा जा रहा था कि शायद जो अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो ताइवान के इशू पे चाइना और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान होगा। मगर अचानक से यूक्रेन के अंदर और प्यूटन ने एक नई जंग शुरू कर दी, पूरा यूरोप उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप ये जो कहा जाए कि मल्टी सेंटर्ड वर्ल्ड है उसके अंदर क्या देख रहे हैं, और पाकिस्तान का जो रोल है कि पाकिस्तान अपने आप को कोई ज़माना था कि हम वार एंड टेरर में भी फ्रंट लाइन स्टेट रहे या सीटो सेंटो का भी पार्ट रहे, तो अब इस चेंजिंग ग्लोबल सिनारियोज़ के अंदर पाकिस्तान अपने आप को कहीं अलाइन करेगा, नॉन अलाइन रहेगा, उसके इंटरेस्ट कैसे सेफ गार्ड होंगे, और आप क्या समझ रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है? बेहतरीन सवाल तव्हां कयो आहे, पर इन सवाल में सॼी किताब माण्हू लिखी थो सघे, बट मां आई विल ट्राई एंड अटेम्प्ट टू रियली condense it in as little time as possible. But before I do that, I must appreciate and acknowledge the efforts which has been made by the organizers and the Literature Festival as well as all other programs associated with it. It's such a galvanizing factor in this province and in this country and around the world that I have no words to really appreciate and encourage all those people who are involved, and particularly the youth. And ये जेके हिते वेठा आहिनि यूथ, उन्हनि खे बि मौक़ो ॾिजो थोरो सवाल जवाब जो। मां कोशिशि कंदुसि हिन खे मुख़्तसरन बयानु कयां। अधे सवाल कयो आहे इहो, इन में सॼी फॉरेन पॉलिसी इन में मौजूदु आहे ऐं उन लिहाज़ सां जवाबु ॾियण जी तव्हां कोशिशि कबी। बाइपोलर हुयो ज़मानो, ज़ाहिर आहे बाइपोलर ज़माने में बि फेस टू फेस अची विया हा ॿई ताक़तूं। क्यूबा में 62 में तव्हांखे यादि हूंदो त उन में न्यूक्लियर जो बि ख़तरो पैदा थी पियो, उन्हनि खे त शायदि हिक ॿिए सां विड़ी पवंदा ऐं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमालु थी वञनि, पर उहो न थियो, छो जो दुनिया खे इहा ख़बर आहे, एंड वी ऑल नो दैट इफ such superpowers ever try and think of using nuclear device or nuclear weapon, then it's the mutual destruction of entire world, including us, anyone and everyone. उन जी सॼी टेक्निकल डिटेल्स ऐं तफ़सील मूं वटि आहे त ख़ुदा न ख़ास्ता कॾहिं को फ्लैश पॉइंट इंडिया ऐं पाकिस्तान जो बि आहे, ख़ुदा न ख़ास्ता कॾहिं अहिड़ी का ॻाल्हि थी त दुनिया जो छा असरु थींदो, असां छा असरु थींदो। मां इहो सुवालु हिते थो छॾे ॾियां त those youth who really want to update their knowledge and want to really contribute in what we are discussing here, particularly with regard to the technical aspects of nuclear and its deployment as it happened in 1962, then what could happen? Now coming
टू अनदर पॉइंट मां कोशिशि कंदुसि त मां हिनखे टच कंदो हलां छो जे बाक़ी पोइ सुवाल ज़ाहिर आहे थींदा ऐं हुनखे मॉडरेशन में अॻिते वधाईंदासूं हाणे जेको सिलसिलो शुरू थियो आहे बाइपोलर शुरू थियो हाणे मल्टीपोलर वर्ल्ड जो जेको सिलसिलो शुरू नज़र थो अचे फ़िलहालु डिक्लेयर त न थियो आहे उन जा सबब आहिनि चाइना अदे बि ॻाल्हि कई त आस्ते आस्ते उन पंहिंजी प्रोग्रेस अहिड़े हिसाब सां कई स्टडी एंड ग्रेजुअल तरीक़े सां त चाइना जंहिं स्टेज ते पहुची वियो आहे उनखे इट हैज़ टू बी रेकन्ड विद मां उन जी जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ते मां अची थो वञा पर पहिरियां उन जी जेका पावर जिथां उन गेन कई चाइना दैट्स देयर इकनॉमिक पावर जिथे असां फेल थी पियासीं अच्छा त इकनॉमिक पावर में चाइना हैज़ अबाउट $17.6 trillion economy. China is number one manufacturing country of the world since 2010. China is number one trading country of the world since 2013. And gradually China जंहिं हिसाब सां पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी रखी आहे उन हिसाब सां उहो काफ़ी ताक़तवर थी पियो आहे मुल्क उहे ई ताक़तवर हूंदा आहिनि जेके those who are who have strength within their own country can display strength outside. तव्हां ओतिरा ई मज़बूत आहियो जेतिरा तव्हां पंहिंजे मुल्क में आहियो उन मज़बूती खे तव्हां अॻिते वधाईंदे ॿियनि मुल्कनि में पंहिंजी मज़बूती या ॿिया मुल्क तव्हांखे पोइ ॿुधंदा चाइना उहा ॻाल्हि मञराई हाणे चऊं था चाइना जी जियो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ हाणे छा थी वई आहे जियो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ ॿिनि ॻाल्हियुनि ते मां I will just quickly shed some light on it. Number one, China gradually and slowly has been engaging diplomatically through its various means, but more importantly, in recent past, it's the Belt and Road Initiative. And there are more than about 130, around 40 countries, they are already netted with it. We already ganchi we and China. And of course, Assam is your flagship project आहे वी हैव द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट दैट इज़ द CPEC उहो उन्हनि हिकिड़ी नेटवर्किंग लिहाज़ सां असांखे हाणे सोचणो पवंदो त इज़ इट ओनली फॉर द इकनॉमिक बेनिफिट और इट्स ऑल्सो फॉर द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट I would say both, but more importantly, strategic benefit, economic benefits, which has now translated and transformed into strategic benefit. In how much time do we see Gwadar to be utilized strategically, both in the interest of Pakistan and China, and that's debatable. You can ask question later on about it, and that is the same thing जेके उन्होंने गाला हुआ और मैं अपने दूसरे भाइयों के लिए भी जो शायद सिंधी न समझते हों उनके लिए भी कुछ गुफ्तगू करता चलूँ कि साउथ चाइना सी की जो बात की उसमें भी साउथ चाइना सी का जो स्कफल शुरू हुआ है किस वजह से हुआ है स्ट्रेटेजिकली क्या मामला है क्यों चाइना इतना सेंसिटिव है साउथ चाइना सी पर और स्टेट ऑफ मलाका पर क्यों इतना सेंसिटिव है भाई अगर आप किसी के गले को दबाओगे जैसे अभी यूक्रेन में हुआ है मैं आता हूँ उस बात पर भी आप किसी के गले पर हाथ रख के उसकी नड़ी को आप दबाओगे तो जाहिर है वो आगे से अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बयान करेगा कोई स्ट्रेटजी बनाएगा उसको काउंटर करने के लिए अगर दुनिया चाइना को चेक करने के लिए चाइना को कंटेन करने के लिए जो कि फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की इसकी टॉप मोस्ट फॉरेन पॉलिसी इज़ द कंटेनमेंट ऑफ चाइना और अगर उस फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मिलिट्री अलायंस कर लो अगर ऑस्ट्रेलिया से यूके से और अमेरिका मिलके औकास बना दो आप तो चाइना को तो ज़ाहिर है तशवीश और गणती होएगी ना उसको चाइना को और जायज़ बात है तो चाइना उस पर रिएक्ट करेगा अपने अंदाज पे उसी तरीके से जब क्वाड्स की बात हुई तो ठीक है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन बट ultimately that also translates and it helps the military intentions of certain countries and China it's a soft belly जब तक कि CPEC और पाइपलाइन नहीं बिछती चाइना का ये
सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि चाइना की तकरीबन 85% उसका तेल, उसका माल इस रास्ते से जाता है, जहाँ के इंडिया जो कि एलाइज है अमेरिका का, वो बैठा हुआ है उधर साथ में, उसी के साथ फिलिपीन है, उसी के साथ जापान है, उसी की तरह ऑस्ट्रेलिया आ गई। तो ये सारे मिलके जब चाहें कोशिश करें कि जो उसकी रसदगाहें हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, उसका तेल बंद करने में, उसकी बाकी चीज़ों में, उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को कर सकते हैं। तो उस लिहाज से चाइना अब क्या कर रहा है। मैं 1 मिनट के लिए यूक्रेन पर आता हूँ, क्योंकि यूक्रेन का जिक्र हुआ है। यूक्रेन का भी हवाला यही है, रशिया का कोई इंटेंशन नहीं था कि यूक्रेन खामखा के मिलिट्री एक्शन उसमें कर जाए। 14 साल 14 ईयर्स रशिया ने कोशिश की कि जी आपसे हमारा ये अंडरस्टैंडिंग थी, जब सोवियत यूनियन टूटा है तो अंडरस्टैंडिंग हमारी थी कि आप नेटो के इसके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को नेटो में नहीं शामिल करोगे। और क्यों नहीं शामिल करोगे? इसलिए शामिल आप नहीं करोगे कि आप उधर उस पर वेपन डिप्लाई करोगे, अपने हथियार डिप्लाई करोगे आप, और हमारे नज़दीक आओगे। उन्होंने ईस्टोनिया में किया, उन्होंने लिथुआनिया में किया, उन्होंने बाकी ईस्टर्न यूरोपियन में जब अपनी फैलना शुरू किया, अपने हथियार लगाना शुरू किए, नेटो का मेंबर बनाना शुरू किया। जब यूक्रेन की बारी आई तो फिर उस पर रशिया ने रेड लाइन ड्रा कर दिया कि आप यूक्रेन में आओगे तो मतलब इहो आहे त असांजे दर ते तव्हां जेको आहे हथियार अची नस्ब करे छॾियो ऐं असां कुझु न चऊं तव्हांखे, ठीकु आहे। त उन जे करे उनखे इन लिहाज सां वी पुश देम अगेंस्ट द वॉल टू रिटेलिएट, एंड दे डिड रिटेलिएट ऑन दैट, ठीकु। उन लिहाज सां चाइना खे जंहिं ॾींहुं चाइना खे इन्हनि ओकास ठाहियो, उन ॾींहुं वी डिड रियली रेज़ द अलार्म इन दिस रीजन, त हू फैक्टर हिकिड़ो ॿियो अची वियो। उन में ॿी ॻाल्हि निकिती थोरी देरि पहिरियां, त वार ऑन टेरर जी बि। वार ऑन टेरर ते तव्हां खोड़ दफ़े ॿुधो आहे, काफ़ियुनि लीडरनि खे ॿुधियो आहे। मोर इम्पॉर्टेंटली असांजो निहायत मोहतरम ऐं अॼुकल्ह वेंदे वेंदे जेके असांजो प्राइम मिनिस्टर साहिबु ॻाल्हाए थो पियो, उन काफ़ी इन मामले में ॻाल्हियूं कयूं इन मामले में। त वार ऑन टेरर ते असां हक़ीक़त में छा असां उन खटियोसीं ऐं छा असां विञायोसीं उन में। पर आई वुड लीव इट फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन, जीअं उन्हनि उहे चाहींदा इन में। पर तव्हां फॉरेन पॉलिसी जेको आहे ठाहींदो केरु आहे, इहो सुवाल बि सभिनीनि जे ज़हन में हूंदो आहे, ऐं इहो सुवालु कयो बि वियो आहे मूंखां। फॉरेन पॉलिसी जो हिकिड़ो ॾिनल तरीक़ो आहे, असांजो तरीक़ो इहो आहे त उते असांजी फॉरेन मिनिस्ट्री जा जेके एक्सपर्ट आहिनि, उहे लीडरशिप एग्ज़ेक्टिव, यानी प्राइम मिनिस्टर उनजी टीम एग्ज़ेक्टिव उन्हनि खे हिकिड़ी पॉलिसी ॾींदी आहे। उन पॉलिसी मुताबिक़ उनखे फॉर्मुलेट कंदा आहिनि, उन सॼे फॉरेन पॉलिसी खे ठाहींदा आहिनि, लिखंदा आहिनि दुनिया जी हालात जे मूजिबि ऐं लीडरशिप जी जेका प्रायोरिटी आहे, उहो करे पोइ पार्लियामेंट में वेंदो आहे। हाणे सुवाल इहो पैदा थी थो सघे, नौजवान इहे पुछी था सघनि सुवाल, त भाई पार्लियामेंट में को डिबेट त असां एतिरी नाहे ॿुधी। हाणे उहा आहे दबड़दूस वारी ॻाल्हि। पर असांजी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे, उहा इहा ई आहे त उहा ठहंदी, लीडरशिप हिकिड़ी ओवरऑल पॉलिसी ॾींदी, उन ते फॉरेन पॉलिसी ठहंदी, उहा पार्लियामेंट में वेंदी। पार्लियामेंट में इन द प्रोसेस वी टेक द इनपुट फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस। So we take and in all the countries, not only in Pakistan, even in US, France, Germany, name any country, and they always have an input from their organizations, and they are meant for it. You know, we are paying them for that purpose. जमील साहब इन ते वरी थोरो अॻिते हली वरी डिस्कशन में आणियूं था, त जेका फॉरेन पॉलिसी जेका फार्मूलेशन भूल गए कि मैं भी हूँ सेशन में। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जमील साहब भूल गए कि शायद मुझे भी कोई बात। नहीं, हमारी मोहतरमा डॉक्टर उमा साहिबा के होते हुए मैंने इतनी जसारत कर ली, लेकिन यह है कि चलिए अभी महसूस हूँ डॉक्टर उमा साहिबा की गुफ्तगू। डॉक्टर साहब, आप ये जो चेंजिंग वर्ड है उनके अंदर, जिस तरह वही क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगा जो जमील साहब से किया, कि दुनिया महफूज हो रही है या गैर महफूज हो रही है, और जो पाकिस्तान की पोजीशन है उनके अंदर, वो आप किस तरह व्यू कर रही हैं कि क्या हम नॉन अलाइन हैं, अलाइन हैं, या अभी जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका एक और नैरेटिव है, और जो कुछ और सर्किल्स हैं जो डीप स्टेट के करीब समझे जाते हैं
वो हमेशा वही तरदीद करते हैं कि नहीं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ से अगर कोई चीज़ रिलीज़ हुई है तो ये चीज़ इस तरह नहीं है, तो काउंटर नैरेटिव आ जाता है। तो आप क्या देख रही हैं? कि मैं तो बहैसियत उस्ताद बात करूंगी और एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दूंगी जिसमें शायद सियासत का उन्सर मिनिमल हो। कोई भी चीज़ दुनिया में गैर सियासी नहीं होती, लेकिन सियासत का उन्सर मिनिमल हो। तो अगर मैं पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के हवाले से बात करूं, और मैं इस बात के लिए माजरत चाहती हूँ कि मैं सिंधी में बात नहीं कर पाऊंगी, सवाल समझ लूंगी लेकिन बोल नहीं समझती पूरी है डॉक्टर समझती साहबा, ये पूरी बता हूँ, बात नहीं कर पाऊंगी। उर्दू में बात करूंगी, आपसे गुजारिश है आप बेयर अफ कर लीजिए मुझसे। देखिए, अगर आज हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंज के हवाले से बात करें ना, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का एक ही इंतहाई क्रिटिकल अहम चैलेंज है, और वो क्रिटिकल अहम चैलेंज है पाकिस्तान की श्रिंकिंग सोवरन इकोनॉमिक स्पेस। जो हम जिस माशी जकड़ में हैं इस वक्त, वो हमारी सोवरेनिटी बिलखुसूस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ा अहम सवालिया निशान है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि ये मज़ीद मखदूश होती जाएगी। पाकिस्तान को बेल आउट्स मिल गए, लेकिन पाकिस्तान ने उन बेल आउट्स को अपनी माशी सेहत को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ थे, उससे पहले अफगान जिहाद में अमेरिका के साथ थे। हम अमेरिका के एक ऐसे अलाय हैं जो हम नॉन नेटो अलाय हैं, मोस्ट अलाइड अलाय हैं, मोस्ट सैंक्शनड अलाय हैं और मोस्ट बॉम्ब्ड अलाय हैं। ये चार हमारी डिस्टिंक्शंस हैं अमेरिका से ताल्लुकात के साथ। आज शायद जो आपने मुझसे सवाल पूछा वो इस हवाले से है कि क्या हम इस वक्त अमेरिका के साथ खड़े हैं या शायद हम चीन के साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि हम क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, और उन क्रॉस रोड, और ये जुमला मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि पाकिस्तान इज एट क्रॉस रोड्स, लेकिन सवाल ये है कि आज जो हमारी क्रॉस रोड है वो जुड़ गई है हमारी बका के साथ, और वो है हमारी माशी बका। क्योंकि हम बहुत गरूर के साथ कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत मौदबाना गुजारिश करूं कि हमारी जो न्यूक्लियर पावर का स्टेटस है वो भी जुड़ा हुआ है हमारी माशी स्पेस के साथ, और उस पर सवाल भी उठ सकता है और उसको रोल बैक करने की कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, बहुत आप लोग सब फॉलो कर रहे होंगे यूक्रेन और रशिया का जो किस्सा है। रशिया ने हमला किया है, न्यूक्लियर वॉर की उनको धमकी देता है और पूरी दुनिया को देता है। मतलब नेटो और अमेरिका की ये हिम्मत नहीं है कि खुद यूक्रेन में उतर जाए। वो यूक्रेनिया को कह रहा है कि पैसा देते हैं, आर्म्स देते हैं, तुम लड़ लो रशिया से। अगर हम उतरे जंग में तो ये आलमी जंग बन जाएगी। मैं ख़वातीनो हज़रात 4 साल पहले कीव में थी, यूक्रेन में, और एक इसी तरह के मजमे से मेरी बातचीत थी एक जामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। और आपको पता है कि उस जामिया के सारे 20, 21, 22 साल के बच्चों ने मुझसे क्या कहा? उन सारे बच्चों ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही, और मैंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की थी, ट्रेड डिप्लोमेसी के हवाले से बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने एक ही अच्छा फ़ैसला किया कि आपने न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन कर लिया, आप न्यूक्लियर पावर बन गए, क्योंकि हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की अश्योरेंस पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक किया। आपको पता है कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर था और उसने अश्योरेंस पे, रशिया के अश्योरेंस पर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप किया। रशिया ने 2014 पे भी हमला किया, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो आपको पता है इंतहाई मखदूश है। तो बावजूद इसके कि हमें अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करना है, हमारी सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि जो हमारा मिलिट्री थ्रस्ट है उसको भी ज़िंदा रखना है और मजबूत रखना है। ये जो मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा था, जिसको वो गलती कहते हैं, मैं उसको टेस्टिंग ऑफ वाटर्स कहती हूँ, और मैं उसको वेकअप कॉल भी कहती हूँ, क्योंकि ये इंतहा से ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब आपने कहा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो इस वक्त जो सियासत है दुनिया की, वो सुपर पावर की सियासत नहीं रही,
वो सुपर पावर की सियासत इसलिए नहीं रही क्योंकि बावजूद $1 ट्रिलियन खर्च करने के और दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब अफगानिस्तान पे गिराने के अमेरिका को हाथ जोड़ के अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। ये सच्चाई है। और उन लोगों के हाथ हुकूमत देने लगी पड़ी जिनको वो सारी उम्र जानवर और बारबेरियन कहते थे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो मिडिल पावर पॉलिटिक्स है, यानी जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं वो अपनी बका एक्चुअली नॉन अलाइनमेंट में देखती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इस तौर एक दूसरे से जुड़ गई है कि अब उसको अलहदा करना मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपको उसकी बहुत उम्दा मिसाल दे देती हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट और दें। मिसाल उसकी ये है कि आपको पता है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, हालत जंग में थे लद्दाख में। लेकिन क्या आपको पता है कि 2020 में उनके ट्रेड वॉल्यूम्स एक्चुअली बढ़े हैं, तिजारती राब्ते बेहतर हुए, मज़ीद मजबूत हुए, मज़ीद बढ़े हैं। अमेरिका और चाइना कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्री ऑक्यूपेशन विद चाइना है। वो अमेरिका अफगानिस्तान से निकला इसलिए कि उसको चाइना और रशिया को टैकल करना है, लेकिन वो कहते हैं हम 2045 तक अपनी सप्लाई चेन्स चाइना से अलहदा नहीं कर सकते। तो जो जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये हैं कि आप कंपटीशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोऑपरेशन कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन यानी झगड़ा, जंग, लड़ाई इज नॉट एन ऑप्शन। पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज़ कहूँगी और मैं बात ख़त्म करूँगी। पाकिस्तान को हमने नहीं, एक रशियन स्कॉलर ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जिपर स्टेट है, यानी यूरोप और एशिया के बीच में जिपर बनेगा। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। और पाकिस्तान को पिवट स्टेट सिर्फ कायदे आज़म नहीं कहते थे, पाकिस्तान को पिवट स्टेट एक बहुत बड़े अमेरिकन हिस्टोरियन हैं पॉल कैनेडी, वो भी कहते हैं। तो हमारी जो ज्योग्राफिक जो हमारी अहमियत है वो अपनी जगह बरकरार है। क्या हम माशी तौर पर इस तरह का सिफारती फुटवर्क कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एसिड बने और बैगेज ना बन जाए? ये चैलेंज है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप जियो इकोनॉमिक्स को 2-3 दफ़ा डिस्कस किया आपने टॉक में, और चाइना और इंडिया का मिसाल दिया, तो इंडिया और पाकिस्तान का मिसाल कहाँ पे है इसमें? इंडिया और पाकिस्तान का मिसाल बिल्कुल हम उस सूरत हाल में जिसमें अंग्रेजी की एक मिसल है जिसमें कहा जाता है कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, यानी हम एक दूसरे की नाक काटते हैं ताकि चेहरा बदनुमा हो जाए। हम इस सूरत हाल में अगर आप सच बात करें, क्योंकि उस तरफ भी गुर्बत है, इस तरफ भी गुर्बत है, और जो हमारा थ्रस्ट है साउथ एशिया का वो कमज़ोर है। लेकिन इंडिया के हवाले से एक बात मैं आपसे ज़रूर कर दूं, इंडिया इस वक्त स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस में है वॉशिंगटन से, बेइंतहा फ़ायदे फैज़ उठा रहा है उनसे, बहुत सारे आर्म्स ले लिए, सब कुछ ले लिया। लेकिन जब रशिया का मामला आया तो इंडिया ने कहा कि हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, नाम भी नहीं लेंगे, और अब कह रहे हैं कि रशिया से तेल सस्ता मिल रहा है, रशिया से तेल लेंगे। ये नई हकीकतें हैं जिनके साथ जीना है। मेरा सवाल ये है कि जो ट्रेड है, यानी आप कह रहे हैं कि हालत जंग में होने के बावजूद चाइना और इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया के साथ बाकी मुल्क ट्रेड कर रहे हैं, तो हम तो पड़ोसी हैं। जिस तरह इंडिया और हम वाघा बॉर्डर है, इस तरह खोखरा पार बॉर्डर है, वहाँ पे भी हमें तो बहुत सारी चीज़ें जब यहाँ पे महंगी हो रही होती हैं तो वहाँ पे सस्ती होती हैं। तो एक ट्रेड अगर ओपन होगा, जियो इकोनॉमिक्स की जो बात कर रही हैं, तो उससे तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल तो आप फ़ायदा उस पर भी बात करें। बिल्कुल फ़ायदा होगा। आपके मुल्क में दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, सबसे बड़ी बात। इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, अगर इंडिया से तिजारत हो जाए तो दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी। लेकिन वो अंग्रेज़ी में एक चीज़ कहते हैं, इट टेक्स 2 to tango। और इस वक्त जो मोदी की हुकूमत है वो बावजूद इसके कि पाकिस्तान तमाम तर मसाइल के बावजूद कश्मीर, बावजूद 370A एक जुमला करता है, ये जुमला तब्दीली है हमारे फॉरेन पॉलिसी थ्रस्ट में। अब हम ये नहीं कहते कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहिए, हम कहते हैं हमें फंक्शनल ताल्लुकात चाहिए। और आज भी पाकिस्तान इन तमाम तर मसाइल के बावजूद
डायलॉग की बात करता है। वो कहता है कि हम अभी भी इंडिया से डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूं, इंडिया मोदी से बहुत बड़ा है और इंडिया में ऐसे लोग आज बैठे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में लोग बैठे हैं जो इंडिया से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे यहाँ एलीट कैप्चर भी है, हमारे यहाँ इमोशनली हमने इन्वेस्ट किया है इस कॉन्फ्लिक्ट में, कॉन्फ्लिक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता तरक्की नहीं कर पाता। तो मेरा ख्याल है अगर आप मुझसे एज एन ऑब्जेक्टिव एकेडमिशियंस पूछें तो हम दोनों की बका इसमें है कि हम ताल्लुकात बेहतर कर लें। आया ये ताल्लुकात बेहतर होंगे? मेरी जिंदगी में नहीं लगता। वो एक जुमला कहनी थी, एक वो अब जमील मुझसे नाराज हो जाएंगे। एक बंद कबाब वाला था, उसके जो ऊपर जगह होती है वहाँ लिखा हुआ था उधार बंद है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तो बस यही सूरत हाल है। अच्छा जमील साहब, OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पिछले 50 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि OIC का सिवाय कोई कॉन्फ्रेंसेस करना, रेजोल्यूशन पास करना, कोई प्रैक्टिकल कोई इम्पैक्ट हो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर या अदरवाइज़ कोई, तो वो है ही नहीं। तो फिर भी हम इसी में खुश होते हैं कि OIC ने स्टैंड ले लिया, OIC ने इस बात का नोटिस ले लिया, अभी कॉन्फ्रेंस हो रही। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं डालिमा को? बातें सुनते सुनते अब आप इतनी तल्ख शीरीं बातें मुझसे सुनेंगे। डॉक्टर साहब की ख़ास तौर पे इल्मी बसीरत के हिसाब से मैं ख़ुद महजूज़ हो रहा था काफ़ी। बहरहाल मैं मुख्तसरन ज़रूर बयान करना चाहूँगा, आपने सवाल कर ही लिया। OIC मौरिद वजूद में आई, पाकिस्तान उसका एक पैटर्न मेंबर, फाउंडिंग मेंबर है और OIC में जो सबसे बुलंद व बाला जिसने अगर कोई कारहाए नुमाया सर अंजाम दिया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको कि OIC के तमाम ममालिक आज भी याद रखते हैं। और मैं जन जन ममालिक में सफ़ीर रहा हूँ और जन जन ममालिक में मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के डिपार्टमेंट की सरबराही की है। हर जगह जब भी और जहाँ भी जाता हूँ तो उसको भुट्टो का नाम याद है और वो OIC की सरबराही की वजह से। अहमियत जिस अहमियत के लिए बनाई गई थी, OIC बदकिस्मती से उस अहमियत को आगे लेकर नहीं चल सकी। OIC के चार्टर में बहुत वाज़ेह दिया हुआ है कि, और प्रीएम्बल में बहुत वाज़ेह दिया हुआ है, 8वां नुक्ता उनके प्रीएम्बल में OIC के चार्टर में बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मुस्लिम उम्मा को जहाँ जिस जगह जो दिक्कत होगी उसके लिए मुस्लिम उम्मा जमा होगी और उसका हल निकाल कर उन मुसलमानों की मदद की जाएगी। आप देख लें कि पैलेस्टाइन में कितनी मदद की OIC ने और कश्मीर में कितनी मदद की, रोहिंग्यंस की कितनी मदद की, ये सारी की सारी हमारे सामने है और जवाब है कि नहीं, मदद नहीं कर सके। लेकिन उसकी वजूहात कोई हो सकती हैं। जब सफारत खाने शिफ्ट हो रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ तल अवीव से यरूशलेम में, उस वक्त एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबमिट बुलाई गई टर्की में और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबमिट का मतलब ये होता है कि वो आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 8 के मुताबिक बुलाई जाती है, आर्टिकल 8 के मुताबिक बुलाई जाती है। और उस आर्टिकल की दूसरी क्लास है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबमिट, जिसमें सरबराहान होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उनको बुलाया जाए। तो टर्की में इसलिए बुलाया गया कि कोई हल तलाश किया जाए कि जो बैतुल मुक़द्दस और जो हमारी यरूशलेम में जो सारे सफारत खाने, वो इज़राइल अपना सफारत खाना, अमेरिका अपना सफारत खाना, सारा अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, आप यकीन जाने कि हमने वहाँ जो हमारे बहुत मुख्य और बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जब नुमाइंदगी ये सरबराहों की थी टर्की में, और कुछ हमारे जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने तीसरे चौथे दर्जे की लीडरशिप भेजी, इतनी अहमियत भी नहीं उनको दी कि सरबराह भेज दें। तो ये है हमारी अटैचमेंट और हमारी रिजॉल्व टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम उम्मा। सो आई मस्ट से that we have not been able to attain the purpose which is enshrined in the charter of the OIC.
So far, we have not done it, but that doesn't mean. Now, one thing I can give you an example, a very fresh example, that on the 15th March has been declared as the day to counter Islamophobia, United Nations Day, which is a big achievement. And I must compliment our team of Foreign Office, particularly our PR, permanent representative in the United States, who followed the legal diplomacy. And through the legal diplomacy, we propelled a resolution, and that was supported by 55 different countries. तो इस तरह करके वो पास हुआ. इसी मॉडल को मैंने ये मिसाल इसलिए दी, इसी मॉडल को अगर हम जब तल अवीव से दारुल खिलाफे शिफ्ट हो रहे थे, इफ वी हैड फॉलोड दिस मॉडल एट दैट टाइम, वी वुड हैव really made sure that it doesn't happen. Same model goes for Rohingyas, same model goes for Kashmir, same model goes for other things. But the fact of the matter is that we have to realize that our important Muslim countries, they are aligned with United States, and they toe their policy. While I was ambassador myself, I was advised by one of the, एक ruler, एक हाकिम, मुझे एडवाइस करता है कि जी आप अपने मुल्क को भी सफ़ीर साहब कहें कि वो अमेरिका के बारे में ज़्यादा नुक्ताचीनी के बजाय उनसे अलाइन करें, जिस तरह हमने किया हुआ है, ताकि आप सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें. बहरहाल ये उनकी पॉलिसी है. जब ऐसी पॉलिसी हो तो फिर उसमें यही होता है कि जो हमारे अहदाफ हैं वो देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद जिक्र किया है कि मुस्लिम cordial relation with Muslim country and working for the cause of Muslim countries including Palestine and Kashmir उन्होंने जिक्र किया हुआ है 1948 में. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम ना OIC के लिहाज से ना अपने लिहाज से हम उस अहदाफ को हासिल कर चुके हैं. एक सवाल इधर और भी बड़ा खड़ा होता है कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है और इतने अरसे से हमने कश्मीर की वजह से तिजारत की बात हो रही थी, तिजारत को हमने सेक्रीफाइस किया हुआ है. और बिल्कुल डॉक्टर हुमा ने सही फरमाया कि तिजारत के बगैर आपकी सबसे बड़ी अब नेशनल सिक्योरिटी जो इस वक्त आपकी है वो है आपकी मईशत. आपकी मईशत अगर डामाडोल, जिस तरह $267 बिलियन डेट, यानी उधर कर्ज ते असां हलूं था पिया बाबा, 267 जेके बिलियन डॉलर्स, उनमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल कर्ज अबाउट $150 बिलियन. जमीन तो टाइम कंस्ट्रेंट हो, मेरे ख्याल में ॿ सवाल ऑडियंस का जेके बिल्कुल हाणे ज़हन हुजनि त थैंक यू. सही आहे. असां सवाल वठूं ऐं थोरो मुख़्तसिर असां टाइम कंस्ट्रेंट हिकिड़ो मौजूदु आहे. सो जेके ॿ दोस्त जेके सम्झनि त की अहिड़ा जेके असां हींअर ॻाल्हाए चुका आहियूं या टॉपिक सां रिलेवेंट सुवाल हुजनि. सर, मुंहिंजो नालो जावेद ख़ासकली आहे. मां MPhil स्कॉलर आहियां सिंध यूनिवर्सिटी में. सर, मुंहिंजो सुवालु इहो आहे त पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी में छो अहिड़ो कुझु आहे जो कामयाबु न आहे, जो असांजा दुनिया सां तालुकात सुठा कोन्हनि. अगरि फॉरेन पॉलिसी आहे जेका असांजी मैशियत खे हर्षित करे सघे थी, असांजो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सॼो उन ते रहे थो, अहिड़ो कहिड़ो वजह आहे जो असांजी दुनिया ताईं पहुच न आहे, असांजो कारोबार वारो ट्रेड वारो उहो सिस्टम न आहे जीअं असांजा माण्हू हुते इकनॉमिकली डेवलप थी सघनि, उतां जी इकनॉमिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जे करे हिते डेवलप थी सघे. त मेन मसइलो आहे त हीअं ॾिसो बि था त माना पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी खे उहा वैल्यू न आहे जेका दुनिया में हुजणु घुरिजे. एज़ पर पाड़ेसरी मुल्क आहे, बांग्लादेश आहे, इंडिया आहे, श्रीलंका आहे, उन्हनि जी दुनिया ताईं एक्सेस आहे. असांखे यूरोप ताईं पंहिंजी एक्सेस न मिली सघी आहे पंहिंजे कारोबार जी. ॿियो सुवाल तव्हां खां इहो आहे साईं त परॾेही वज़ारत में सिंध जे नौजवाननि वास्ते जॉब अपॉर्चुनिटीज़ छो न आहिनि? हिते बि कई नौजवान आहिनि जेके MPhil PhD कनि पिया था, पर माना उन्हनि खे उहा शइ उहा इम्पोर्टेंस न आहे ऐं फॉरेन पॉलिसी में कॾहिं बि न आहे एडजस्ट कयो वियो. कि हमारी वो जगह क्यों नहीं है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से. देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, 1970 तक पाकिस्तान एक डेवलपमेंट स्टेट था और 1971 फॉल ऑफ ढाका के बाद पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया. तो हमने तवातुर के साथ अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम किया. हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई, हमने तालीम में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने अपने नौजवानों में इन्वेस्ट नहीं किया. तो ये जो हमारा क्रिटिकल रिसोर्स था ये निगलेक्ट हुआ और यही कौमों को आगे ले जाने का मौजिब बनता है. तो सबसे बड़ी वजह मेरी नाक़िस राय में तो ये है
कि पाकिस्तान has functioned as a security state and has not functioned as a diplomat, as a developmental, pro-people, youth-centric state. ये पैराडाइम शिफ्ट जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे. और मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, एक बहुत बड़ा गुरु है फॉरेन पॉलिसी का, चौसर, जो कहता है कि डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में कोई तफरीक नहीं होती. डोमेस्टिक पॉलिसी की एक्सटेंशन होती है फॉरेन पॉलिसी. तो पहले तो हम अंदर अपना क़िबला दुरुस्त करेंगे तो फिर फॉरेन पॉलिसी का क़िबला जो है वो दुरुस्त होगा. क्या हम एक दूसरे सूबों को जगह नहीं दे पा रहे हैं, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था? बिल्कुल बजा है. 23 मार्च आने वाली है. 1940 फेडरेशन की बात थी, इकाइयों की साथ रहने की बात थी. सेल्फ रूल दैट विल गो टुवर्ड्स शेयर्ड रूल का वादा था. जब वो वादा पूरा नहीं हुआ तो मसाइल फट पड़े. आखिरी सवाल जगह वो दोस्त जी जी. अस्सलाम वालेकुम सर, अरसलान खान, सुपरवाइज़र इन FBR. सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस, अगर हम रेकॉर्डिक केस को देखें, जब भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है. इस वक्त हम इकोनॉमिकली अनसोवरेन कंट्री है. तो रिकॉर्डिक केस में हमारे चीफ जस्टिस साहब जब केस को अपने हाथ में लेते हैं, सोमोटो एक्शन लेते हैं, तो इकोनॉमिकली हमें कितना लॉस होता है, हमें उनका फ़ाइन भरना पड़ा है. आज की अल्लाह का शुक्र है कि रिकॉर्डिक दोबारा वापस आ गया है. और सर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दूसरा सवाल ये है कि इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर इज़ नो ब्लैक एरिया, देयर इज़ ऑलवेज ग्रे एरिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. जब हम एब्सोल्युटली नॉट वाला वो देखते हैं तो फिर हमारी पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है. उस लिहाज से तो फिर यानी कि हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे. तो हमें एक इस बात पे आप मुझे थोड़ा वो डिस्क्राइब करें. थैंक यू. बिल्कुल सही आपने फरमाया. रेकोडेक का मामला जिस तरीके से मैसअप किया गया, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से उस पर इनिशियल बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट बीच में आ गई, और उसके बाद सोने पे सुहागा चौधरी साहब बीच में आके उसने जिस हिसाब से उसको रोले में डाल दिया, वो नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है. और 4 हमारा बिलियन का जो हमारे ऊपर जुर्माना पड़ा है. एक चीज़ और मैं बताता चलूँ नौजवानों के लिए कि हम जो एग्रीमेंट करते हैं, और जब मैं सफ़ीर था मैंने देखा है उस वक्त भी कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं इस किस्म के इंटरनेशनल इदारों से और कंपनियों से, तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, चाहे वो रेकोडेक हो, चाहे वो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी हो, या मुख्तलिफ दूसरे ट्रीटी हों हमारे. तो उसमें हमें फिर ये नुकसान होता है जब हम इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाते हैं आर्बिट्रेशन में, तो हम अक्सर लूज़ कर जाते हैं. ये एक हमारी कोताही कम है जिसको हमें मानना पड़ेगा. और इसको हमें दूसरी चीज़ ये है कि आपने उसके अपने दूसरे हिस्से में हाँ एब्सोल्युटली नॉट जो वणे हिन ते खिल ई पहुचाई था सघूं त डिप्लोमेसी में स्टेट्स पर मैन जेको पाकिस्तान जो सभिनीनि खां चीफ डिप्लोमेट आहे असांजो प्राइम मिनिस्टर, उनखे पंहिंजो दर बंदि कॾहिं बि डिप्लोमेसी में बंदि नाहे कबो ऐं हमेशह दर खुलियल रखिबो आहे. उनजो नुक़सानु असांखे एतिरो थियो आहे असां भोगींदासूं अञा. त यस दैट शुड दीज सच वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड by the state person, and if it is used then you have to be prepared to face the consequences of that, and we are facing it. थैंक यू जमील भाई. थैंक यू डॉक्टर साहब. अवां दोस्तनि जी महिरबानी जो एॾो अहम ऐं सेंसिटिव मौज़ू जेको अवां सुकून सां ॿुधो. उमीद त जेका असांजा मोहतरम पैनलिस्ट हुआ इन्हनि थोरे टाइम में, छाकाणि ही अहिड़ा मामला आहिनि फॉरेन पॉलिसी या कुझु ॿिया मामला आहिनि जेके हू पब्लिकली पाकिस्तान में घटि ई डिबेट थियनि था. सो पब्लिक फोरम्स जे अंदरि इहे सॼियूं शयूं डिबेट थियनि त पाकिस्तान जे इंट्रस्ट में कहिड़ी शइ आहे, छा करणु खपे, छा न करणु खपे. सो दोस्तनि जी महिरबानी. वरी की ॿिए प्रोग्राम में अहिड़ा ई के पैनलिस्ट दोस्त हूंदा जेके अव्हांखे बहितर आगाही ॾेई सघंदा. दोस्तनि जी महिरबानी.